हमारी कहानी फ्रांस में जेनी के साथ शुरू होती है, जो अभी अभी हुई एक अंत्येष्टि यानी जनाजे में शामिल हो रही है। जेनी को जनाजों में जाना बहुत पसंद है और उसे वहां शांति मिलती है। वहां से फारिग होकर वो अपने घर लौटती है। दिखता है कि उसका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध है और उनका घर आलीशान है, लेकिन उसका पिता थोड़ा सख्त है, खासकर अपनी बेटी जेनी के साथ। वो अपने बेटे फिल, घर का एक लौता लड़का के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार करता है। जब फिल कहता है कि वो दूसरे युवाओं के साथ एक वाद विवाद में जा रहा है, तो उसका पिता खुश होता है और कहता है कि देश को उसके जैसे और भी युवाओं की जरूरत है। जेनी उत्साहित होकर अपने पिता से भाई के साथ जाने की अनुमति मांगती है, लेकिन पिता गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये चीजें लड़कों के लिए हैं और उसे एक लड़की की तरह लड़कियों के कामों पर ध्यान देना चाहिए। उसने उसे बिना अनुमति बाहर जाने से मना कर दिया है। रात को जेनी हाथ धोने बाथरूम जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो डर जाती है। वो पूछती है, तुम कौन हो? वो इंसानों से नहीं बल्कि आत्माओं से बात कर रही है, क्योंकि जेनी हर समय आत्माओं को देख सकती है। तभी वो दरवाजे पर अपनी दादी को देखती है, जो कहती है कि उसे बहुत देर हो गई है। जेनी माफी मांगती है और उनके पीछे जाती है। हर रात की तरह जेनी अपनी दादी के बालों में कंघी करती है और उनका ख्याल रखती है। दादी उससे पूछती है कि वो आज कहाँ गई थी और झूठ ना बोले, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी सहेली के पास नहीं थी। वो पूछती हैं कि क्या वो आज किसी जनाजे में गई थी। जेनी खुशी खुशी हाँ कहती है और बताती है कि वहाँ बहुत भीड़ थी। पता चलता है कि दादी को पता है कि वो पिता की अनुमति के बिना बाहर जाती है, लेकिन वो पिता को कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो अपने कमरे की ओर जाती है, लेकिन रास्ते में उसे अपने भाई के कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो ये देखकर चौंक जाती है कि उसके भाई के साथ कमरे में एक आदमी है और उसे पता चलता है कि उनके बीच गलत संबंध है। अगले दिन वो अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, जो वाद विवाद के लिए जा रहा था। वो उससे कहती है कि वो वहां नहीं जाना चाहती, बस उसे उस कैफे पर छोड़ दे जहां वो पढ़ना और सिगरेट पीना पसंद करती है। वो उतरकर अकेले सड़क पर टहलती है और फिर अपने पसंदीदा कैफे जाती है। वहां वो एक नौजवान को देखती है जो आत्माओं के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब ने उसका ध्यान खींचा। वो नौजवान उसके पास आकर बैठता है और बात शुरू करता है। उसे लगा कि जेनी उसे देख रही है, लेकिन जेनी कहती है कि वो बस उसकी किताब देख रही थी। लड़का मजाक में कहता है, किताब अपने मालिक की शख्सियत को दर्शाती है, तो इसका मतलब है तुम मुझे ही देख रही थी। वो कहता है कि उसने पहली बार इतनी शिक्षित लड़की देखी है। वो किताब पर अपना नाम लिखता है और जेनी से कहता है कि जब वो इसे पढ़ ले तो उसे लौटा दे। वो किताब छोड़कर चला जाता है। जेनी घर आकर हर रात वो किताब पढ़ती है। उसका भाई जब उसे देखता है तो वो उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है। दिखता है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पिता के भेदभाव की वजह से घर में परेशानियां हैं। अगले दिन परिवार एक दूसरे परिवार से मिलता है, जिनकी एक शादी के लायक बेटी है। वे उस लड़की और फिल का रिश्ता तय करने की कोशिश करते हैं। फिल दिखावा करता है कि वो खुश है, लेकिन जेनी को असलियत पता है। वो उस लड़की को परेशान करने के लिए कुछ कड़वी बातें कह देती है, जिससे लड़की गुस्से में चली जाती है। इस वजह से पिता जेनी से झगड़ा करता है, क्योंकि वो किसी का सम्मान नहीं करती। कुछ दिन बीत जाते हैं और जेनी लगातार वो किताब पढ़ती रहती है। एक दिन एक आत्मा उसके पास आई, उस पर हावी हुई और उसका भाई उसे तब तक जगाता रहा जब तक वो सामान्य नहीं हो गई। भाई बहुत डरा हुआ था और उसने जेनी से कहा कि वो इन आत्माओं के साथ ना जाए और उसे अकेला ना छोड़े। जेनी उसे तसल्ली देती है कि उसने किताब में पढ़ा है और अब उसे इनसे बेहतर तरीके से निपटना आ गया है। रात को घर में एक पार्टी होती है। जेनी लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है ताकि उसके पिता को शक ना हो। रात को जब वो दादी के बालों में कंघी कर रही होती है, तो वो अचानक रुक जाती है और शून्य में ताकने लगती है। दादी डर जाती है। अचानक जेनी बदल जाती है और दादी के दराज से सारा सामान बाहर फेंकने लगती है। दादी उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो तब तक नहीं रुकती जब तक उसे एक चेन नहीं मिल जाती। ये चेन उसके दादा ने दादी को 40 साल पहले तोहफे में दी थी। दादी हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि इसे नौकरों ने चुरा लिया था। वो इस चेन को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये यहाँ है? पहले तो जेनी ने कुछ नहीं कहा। दादी ने जेनी को भरोसा दिलाया कि वो किसी को नहीं बताएंगी। तो जेनी ने उन्हें बताया कि दादाजी की आत्मा ने ही उसे उस चैन की जगह बताई थी। जेनी ने वो चैन दादी को दे दी और कहा कि वो किसी और को इसके बारे में ना बताएं। अगले दिन जेनी की माँ उसे जगाती हैं। वो काफी दुखी लग रही थी। वो जेनी को बताती हैं कि उसके पिता उसे कपड़ों की दुकान पर ले जा रहे हैं ताकि वो उस लड़की से मिल सके जिसे उसने नाराज किया था, और इस बार उसे माफी मांगनी होगी। जेनी ने देखा कि उसकी माँ रो रही है, तो उसे लगा कि शायद माँ को डर है कि कहीं वो इस शादी के रिश्ते को खराब ना कर दे। जेनी ने वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो अपने पिता और भाई के साथ गाड़ी में बैठ गई। दोनों अजीब तरह से खामोश थे, लेकिन जेनी ने उनके व्यवहार में कोई बदलाव महसूस नहीं किया जब तक कि वे एक मानसिक चिकित्सालय मेंटल असाइलम नहीं पहुंच गए। तब जाकर जेनी को समझ आया कि क्या हो रहा है, और उसके पिता उसे पागल समझकर भर्ती करवा रहे हैं। जेनी बहुत चिल्लाई और उनके पैर पकड़े कि उसे यहाँ ना छोड़ें। वो अब आत्माओं वाली बातें नहीं करेगी, लेकिन पिता ने उसे नर्सों के हवाले कर दिया। फिल अपनी बहन की ये हालत देख नहीं पा रहा था, जबकि पिता नर्स जेनिफ के साथ कागजी कार्यवाही पूरी करने चले गए। जेनिफ ने जेनी की जांच की कि उसे कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है, और फिर उसे नर्सों के साथ एक बड़े कमरे में भेज दिया। उस कमरे में और भी लड़कियां थीं जो मानसिक बीमारियों से जूझ रही थीं।
सिवाय लीजा के। लीजा एक खूबसूरत लड़की थी जिसे हल्की हिस्टीरिया की बीमारी थी और ये उसके साथ हुए एक हादसे उसके फूफा द्वारा यौन शोषण की वजह से हुआ था। लीजा के घर वालों ने उसे यहाँ इसलिए डाल दिया था ताकि उसके फूफा की काली करतूत छुपी रहे, क्योंकि लीजा अनाथ थी और उसका कोई नहीं था। लीजा और जेनी की जल्दी ही दोस्ती हो गई। लीजा ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उसकी सगाई डॉक्टर जिल से हुई है। उसने जेनी से पूछा कि अगले महीने होने वाली पार्टी में वो क्या पहने। जेनी ने पूछा कैसी पार्टी। लीजा ने बताया कि यहाँ एक पार्टी होती है जहाँ बाहर से लड़कों को बुलाया जाता है ताकि वे लड़कियों के साथ डांस कर सकें। हर कोई इस पार्टी का इंतजार करता है क्योंकि उन्हें इसमें सुंदर कपड़े पहनने को मिलते हैं। लीजा ने जेनी को बाकी लड़कियों से भी मिलवाया और उसे एक हिंसक लड़की से सावधान रहने को कहा। अगली सुबह जेनिफ ने लीजा को डॉक्टर शार्को के सेशन के लिए तैयार किया। लीजा खुश थी क्योंकि वो अपने प्रेमी जिल से मिलने वाली थी। जिल ने उसे झांसा दिया था कि वो उससे शादी करेगा। डॉक्टर शार्को अपने सिद्धांतों को साबित करने के लिए उन पर सम्मोहन हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता था और बाकी डॉक्टरों को ये सब दिखाता था। सेशन के दौरान लीजा बेहोश होकर गिर गई और उसे दौरे पड़ने लगे। वो जिल जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था सबसे पहले हॉल छोड़कर भाग गया। जेनिफ के अलावा किसी को उस पर दया नहीं आई। उसने उसे कमरे में पहुंचाया। बाद में जिल लीजा का हाल जानने आया, लेकिन असल में वो प्यार के नाम पर उसके शरीर का शोषण करने आया था। बेचारी लीजा को समझ नहीं आ रहा था कि जिल उसके साथ खेल रहा है और शादी का झूठा वादा कर रहा है। काम के बाद जेनिफ अपने घर गई जहां उसके पिता ने शिकायत की कि वो हमेशा डॉक्टर शार्को के काम में व्यस्त रहती है। उसके पिता चाहते थे कि वो मेडिसिन पढ़े, लेकिन जेनिफ अपनी मर्जी की मालिक थी। जब जेनिफ वापस आई तो जेनी जाग रही थी। जेनी ने कहा कि वो यहाँ से भाग जाएगी और जेनिफ उसकी मदद करेगी। जेनी बार बार बेला नाम दोहराने लगी। जेनिफ को गुस्सा आया और उसने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन जेनी ने कहा कि तुम्हारी बहन इसी कमरे में हमारे साथ है और वो तुमसे बात करना चाहती है। जेनिफ को लगा कि जेनी बकवास कर रही है, पर जेनी ने उसे एक राज बताया कि जेनिफ हर दिन अपनी मृत बहन को पत्र लिखती है और उन्हें एक संदूक में छिपाती है। जेनिफ डर गई। वो अपने कमरे में गई और संदूक खोला। पत्र वहीं थे। उसे शक हुआ कि शायद जेनी ने इन्हें देखा है, लेकिन संदूक वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। दूसरी तरफ जेनी बाकी लड़कियों के साथ अपने सपनों के बारे में बात कर रही थी कि यहाँ से बाहर निकलकर वो क्या करेंगी। अगली सुबह जेनिफ को डॉक्टर के पास ले जाया गया ताकि उसकी मानसिक स्थिति जांची जा सके। डॉक्टर ने उससे कई सवाल पूछे, जिनमें से एक ये था, क्या तुम अब भी आत्माओं को देखती हो? लेकिन जेनी डॉक्टर के सवाल का जवाब एक सवाल से देती है कि क्या वो ईश्वर पर विश्वास करता है। डॉक्टर कहता है हाँ। तो जेनी उसे बताती है कि जिस तरह ईश्वर मौजूद है पर दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्माएं भी मौजूद हैं पर दिखाई नहीं देती। लेकिन डॉक्टर को लगता है कि वो उग्र हो रही है, इसलिए वो उसे ठंडे पानी का इलाज देने का फैसला करता है। उस समय के डॉक्टरों का मानना था कि इससे नसें शांत होती हैं। इसमें मरीज को पूरे दिन बर्फीले पानी में रखा जाता है जब तक कि उसका पूरा शरीर सुन्न ना हो जाए। जेनी चिल्लाती रही कि वो उसे छोड़ दें और वो अब शांत हैं, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। उन्होंने उसे पानी के हौज में छोड़कर बाहर से ताला लगा दिया। दिन के अंत में नर्स जेनिफर घर लौट रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर के मारे तेज चलने लगी। जब वो अपने घर की सीढ़ियों पर पहुंची तो देखा कि वो व्यक्ति फिल, जेनी का भाई है। वो उसे शांत करता है और माफी मांगता है, पर वो डरा हुआ था कि कोई उसे देख ना ले। वो जेनिफर को आत्माओं की किताब देता है और कहता है कि वो इसे उसकी बहन को दे दे और उसकी तरफ से माफी मांगे, क्योंकि उसे लगा था कि वो जेनी को यहाँ भेजकर उसकी मदद कर रहा है। जेनिफर किताब लेने से कतरा रही थी क्योंकि बाहर की चीजें अंदर ले जाना मना था, लेकिन फिल उससे मिन्नत करता है क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर वहाँ के बाकी लोगों से अलग यानी नेक है। जेनिफर किताब ले लेती है, उसे एक रात में पूरा पढ़ती है और पढ़ने के बाद रोने लगती है। इधर जेनी को आखिरकार पानी से बाहर निकाला जाता है और वो खुद को गर्म करने के लिए लीजा की गोद में सो जाती है। अगले दिन जेनिफर अस्पताल लौटती है और जेनी को ढूंढती है। वो उसे चादरें सुखाते हुए पाती है। वो उसे बताती है कि उसके भाई ने एक किताब भेजी है और वो उसे वो किताब तभी देगी जब जेनी उसे उसकी बहन बेला से बात करने देगी। जेनी कहती है कि उसका बदला ये होगा कि जेनिफर उसे यहाँ से आज़ाद कराएगी। जेनिफर कहती है कि वो तब तक उसकी मदद नहीं करेगी जब तक उसे खुद यकीन न हो जाए कि जेनी पागल नहीं है। जेनी कहती है कि सही समय आने पर वो उसकी बात उसकी बहन से कराएगी। जेनिफर डॉक्टर शार्को के साथ अपना काम जारी रखती है, जहाँ वो शोध के लिए मरीजों की तस्वीरें ले रहे थे। रात में थैंक्सगिविंग जैसी एक पार्टी होती है और लड़कियां चर्च में इकट्ठा होती हैं। उनमें से एक लड़की कुर्सी पर खड़ी होकर बहुत सुरीली आवाज में गाना गाती है। जेनिफर उसे पूरा गाना गाने देती है और उसकी सराहना करती है। रात को जब सब सो जाते हैं, जेनिफर चुपके से जेनी को जगाती है ताकि वो उसकी बहन से बात कर सके। वे अकेले जेनिफर के कमरे में जाते हैं। जेनिफर उसे अपनी बहन की आत्मा को बुलाने के लिए कहती है। जेनी को थोड़ा समय लगता है तो जेनिफर को शक होने लगता है और वो कहती है कि जेनी उसका मजाक उड़ा रही है। वो उसे वापस ले जाने ही वाली थी कि तभी बेला की आत्मा आ जाती है।
जेनी के शरीर में अजीब सी हलचल होती है और वो बेला की आवाज़ में कहती है कि समय कम है और जेनिफर के पिता के साथ कुछ हुआ है, उसे तुरंत घर जाना चाहिए। जेनिफर घबराकर तुरंत घर भागती है। वो अपने पिता को ढूंढती है पर वे नहीं मिलते। उसे लगता है कि उसने जेनी पर यकीन करके गलती की, लेकिन तभी उसे फर्श पर पिता का रुमाल मिलता है। वो ऊपर भागती है और देखती है कि किचन में पिता को चोट लगी है। पिता कहते हैं, शायद भगवान ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। जेनिफर उनका इलाज करती है। पिता पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि उन्हें चोट लगी है। वो कहती है, बस एक एहसास था। लेकिन रात को पिता फिर पूछते हैं कि उसे सच में कैसे पता चला। जेनिफर सच बता देती है कि जेनी ने उसकी बहन बेला के जरिए ये बताया। पिता बुरी तरह भड़क जाते हैं। वे कहते हैं कि बेला मर चुकी है और इस घर में उसका नाम दोबारा न लिया जाए। वे नाराज होते हैं कि उनकी बेटी एक जादूगरनी या मुशावजा की बातों में आ गई, जबकि उन्होंने उसे विज्ञान की शिक्षा दी। अगले दिन अस्पताल में नर्सें एक मरीज को चेकअप के लिए ले जाती हैं जो उनसे रहम की भीख मांग रही थी क्योंकि वो दर्द में थी। दिखता है कि वे बहुत ही क्रूरता और दर्दनाक तरीके से जांच करते थे। जेनी भी उन मरीजों में शामिल थी। लेकिन जेनी तब दंग रह जाती है जब वो लीजा को देखती है। डॉक्टर शार्को के पिछले सेशन के बाद लीजा पक्षाग्रस्त हो गई थी और वो बुरी तरह टूट चुकी थी। ये देखकर जेनी को गुस्सा आ गया और उसने डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि वे मरीजों का व्यापार यानी धंधा कर रहे हैं। डॉक्टर गुस्से में उसे नशीला इंजेक्शन देने का आदेश देता है। इसके बाद उसे सजा के तौर पर अकेली कोठरी में भेजने का आदेश दिया जाता है। जीन नाम की नर्स जेनिफ के बिल्कुल विपरीत बहुत ही क्रूर थी और मरीजों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उसने जेनी को एक अंधेरी काल कोठरी यानी आइसोलेशन रूम में अकेला बंद कर दिया। जेनी को अपने आसपास चीखें सुनाई देती थी और वो बहुत डरी हुई थी। उधर लीजा की हालत और खराब हो गई थी। उसे स्ट्रोक जैसा कुछ हो गया था जिसका कोई डॉक्टर सही निदान नहीं कर पा रहा था। केवल जेनिफ ही उसका ख्याल रख रही थी। जेनी काल कोठरी में अपने जीवन के सबसे बुरे दिन गुजार रही थी। जीन उसे बचा कुचा सड़ा हुआ खाना देती थी जिसे कोई इंसान नहीं खा सकता था। जीन हर समय उस पर नजर रखती थी और उसे तड़पते हुए देखती थी। एक दिन जीन ने उसके साथ रोशनी का खेल खेलने का फैसला किया ताकि उसके दिमाग पर और दबाव पड़े। वो उस इकलौती खिड़की को बंद कर देती थी जहाँ से रोशनी आती थी और दिन भर में उसे केवल कुछ सेकंड के लिए खोलती थी। इधर जेनिफ उसे बाहर निकालने का तरीका सोच रही थी। एक दिन वो चोरी छिपे जेनी के पास पहुंची, खिड़की खोली और उससे वादा किया कि वो उसे अपनी बहन से बात करने का मौका देगी और फिर यहाँ से आजाद कराएगी। अगले दिन जब जीन जेनी को खाना देने आई तो जेनी के शरीर में जीन की मृत माँ की आत्मा आ गई। जेनी आत्मा की आवाज में बोली कि वो जीन का राज जानती है कि उसने अपनी ही माँ को इस पागल खाने में भर्ती कराया था और उसकी माँ इसी कमरे में मरी थी। जीन ने कहा कि ये कहानी तो सबको पता है, इसमें नया क्या है। तब जेनी ने कहा कि केवल उसे पता है कि जीन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जीन ने अपने बेटे फ्रांसवा को मार दिया था और उसकी माँ ने उसे देख लिया था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने माँ को यहाँ डलवा दिया। आत्मा ने जीन से कहा कि वो अपनी माँ को माफ कर दे क्योंकि माँ उससे नाराज नहीं है। जीन बुरी तरह भड़क गई। वो रोने लगी और गुस्से में जेनी का गला घोटने वाली थी, पर उसने खुद पर काबू पाया और कमरे से बाहर भाग गई। रास्ते में जीन एक मरीज से टकराई जिसने चालाकी से जीन की चाबियां चुरा ली और वे चाबियां जेनिफ को दे दी। जेनिफ तुरंत जेनी के पास गई। जेनी ने फिर से जेनिफ की बहन बेला की आत्मा को बुलाया। बेला ने जेनिफ से कहा कि अब उसे पत्र लिखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसने उसे माफ कर दिया है। बेला ने आखिरी बार विदाई ली और कहा कि वो हमेशा जेनिफ के साथ रहेगी, खासकर उन मरीजों और लड़कियों की मदद करने में जिन्हें जेनिफ बचाती है। जेनिफ ने जेनी को बाहर निकालने का वादा पूरा किया। वो डॉक्टर शार्को के पास गई और उसे यकीन दिलाया कि जेनी अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मान गया, लेकिन उसने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जेनिफ की होगी। जेनिफ ने जेनी को नए कपड़े दिए और कहा कि कल वो यहाँ से चली जाएगी। अगले दिन जब जेनी बाहर निकली तो उसे लगा जैसे उसने पहली बार दिन का उजाला देखा है। उसने ताज़ा हवा में सांस ली और लीजा से मिलकर उसे ढांढस बंधाया। इधर जेनी के भाई फिल को जेनिफ का पत्र मिला कि उसे मास्करेड बॉल वाले दिन जेनी को लेकर भागने के लिए तैयार रहना है। पार्टी का दिन आया। लड़कियों को सुंदर कपड़े और मेकअप दिया गया। लीजा को भी एक खूबसूरत ड्रेस पहनाई गई। रात को बाहर से युवक पार्टी में पहुंचे जिनमें फिल भी शामिल था। डॉक्टर शार्को के आदेश पर लड़कियां नीचे आई और डांस शुरू हुआ। जेनी और फिल ने एक दूसरे के साथ डांस किया, पर ऐसे दिखाया जैसे वे अजनबी हों। जीन ऊपर से सब देख रही थी। अचानक उसकी नजर जेनी से हट गई। जेनिफ जेनी को चुपके से अपने कमरे में ले गई ताकि उसके कपड़े बदलकर उसे भगा सके। पार्टी में माहौल बिगड़ रहा था। लड़के लड़कियों का फायदा उठा रहे थे। तभी एक लड़की ने देखा कि डॉक्टर जिल लीजा को एक कमरे में अकेला ले गया है। उसने तुरंत अपनी हिंसक सहेली को बुलाया और उन लड़कियों ने मिलकर जिल की जमकर धुनाई की और उसे उसकी करतूत का मजा चखाया। उधर जीन ने जेनी और फिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जेनिफ ने जीन को रोक लिया
और उन्हें भागने के लिए कहा। जीन ने पहरेदारों को आवाज दी, पर तब तक जेनी और फिल सुरक्षित बाहर निकल चुके थे। जेनिफ ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने जेनी के साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि वो यहाँ रहकर दूसरी लड़कियों की मदद करना चाहती थी। जब पहरेदार पहुंचे तो जीन ने जेनिफ को पकड़ लिया और कहा कि अब उसकी कड़ी जांच होगी। कई महीनों बाद हम जेनी को समुद्र किनारे आजादी से रहते हुए देखते हैं। वो जेनिफ को खत लिखती है और उसे शुक्रिया कहती है। उधर जेनिफ को उसी पागल खाने में कैद कर दिया गया है, लेकिन वो दुखी नहीं है। वो खतों को पढ़ती है और खुश होती है क्योंकि जेल के अंदर रहकर भी वो बीमार लड़कियों की सेवा कर रही है और उनके दुख कम कर रही है। जेनी को अपनी मनचाही आजादी मिल गई, लेकिन जेनिफ उस पागल खाने की दीवारों के पीछे रह गई जहां इंसानी भावनाओं और दर्द की कोई कदर नहीं थी। यहाँ ये दुखद और प्रेरणादायक कहानी समाप्त होती है। क्या आप ऐसी ही किसी और कहानी का अनुवाद चाहते हैं?